Assalamu alaikum. I'm Dr. Sana from TabiurAcademy.com. Today we'll be discussing genetics and how differences in the genes of members of the same species account for variation. Mendelian genetics. जो जेनेटिक्स का बेसिस है उसका फाउंडर है मेंडल. मेंडल एक मंक था जो कि पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करता था. ये एक्सपेरिमेंट्स करते करते उसको समझ आ गई थी कि इनहेरिट हम कैसे करते हैं अपने पेरेंट्स के ट्रेट्स. तो बाय डिस्कवरिंग डिफरेंट ट्रेट्स विद इन प्लांट्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न्स, मेंडल की ऑब्जर्वेशंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स. अब मेंडल की उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने दो लॉज बना ली थी, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये होता है कि जब एक गैमीट बन रहा है, गैमीट दो होते हैं, वो फ्यूज़ होकर फिर एक ऑफस्प्रिंग बनती है. एक गैमीट एक पेरेंट से आती है. तो तब होता यह है कि एक जीन जो है वो सेपरेट, उसके अंदर जो दो एलील्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं. एक एलील चली जाती है एक गैमीट में और दूसरे एलील दूसरे गैमीट में, ताकि एक गैमीट में सिर्फ एक एलील हो. क्योंकि रिमेंबर कि एक गैमीट उसने फ्यूज़ होना है एक और गैमीट के साथ टू मेक अ कंप्लीट जीनोम. तो उसमें सिर्फ आधा होना चाहिए, इसलिए उसमें सिर्फ वन एलील होती है फॉर ईच जीन और दूसरी एलील आती है दूसरे पेरेंट से, उसके गैमीट से. तो अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो दिस इज़ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. एक्चुअली एक जो क्रोमोसोम है वो ये है. इसके ऊपर लेट से ये माँ से आया और ये बाप से आया. दिस इज़ द लोकाई फॉर द जीन विच डिक्टेट्स द कलर ऑफ द फ्लावर. जैसे अगर हमारा हेयर कलर होता, उसी तरीके से एक जगह होती है जहाँ पे वो जीन वो चीज़ डिक्टेट करती है. अब यहाँ पे जो एलील है, यानी कि जो वेरिएशन है कह दो उस जीन का, वो है वाइट फ्लावर्स का. यानी कि वो ऐसा है कि वो वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करवाएगा जिस ऑर्गेनिज्म में होगा. और इस साइड पे क्योंकि इसका जो बाप था, लेट्स से दैट वाज अ पर्पल फ्लावर, तो इसके ऊपर जो है एलील है पर्पल फ्लावर्स की. अभी जब ये कंबाइंड होंगे, इट डिपेंड करता है कि कौन सा एलील ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो एक्सप्रेस होगा इन द ऑफस्प्रिंग. लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर है दोनों एलील्स, क्योंकि ईच जीन हैज़ टू एलील्स, वन फ्रॉम द मदर एंड वन फ्रॉम द फादर. और फिर जब गैमीट बनता है तो ये बीच में ऐसे डिवाइड होता है, एक गैमीट के पास जाता है और दूसरा गैमीट के पास, ताकि फिर जब फर्टिलाइजेशन हो दोबारा और गैमीट्स फ्यूज़ हो तो अगेन देयर विल बी टू एलील्स पर जीन. तो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज मेंडल्स सेकंड लॉ. इसमें ये है, अब एक जीन में दो एलील्स सेग्रीगेट हो गए हैं, लेकिन क्या इधर अगर एक जीन है फॉर द शेप ऑफ द सीड्स लेट्स से, विल दैट अफेक्ट द फ्लावर कलर जीन एंड हाउ इट्स एलील्स सेपरेट? नो, दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यानी कि अगर कोई और जीन है, यानी दो जीन्स हैं, उनके अंदर कैसे एलील्स डिवाइड होते हैं, यानी कि कौन सा एलील किस क्रोमोसोम के पास जाता है, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं. दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड. So the separation of alleles of different genes occurs independently of each other. Dominant and recessive traits. तो अगर एक फ्लावर में दोनों वाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर दोनों एलील्स हैं उसकी फ्लावर कलर जीन में, तो व्हाट कलर विल द फ्लावर बी? वेल इट डिपेंड्स कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है. मेंडल ने यही किया. उसने जब ब्रीड किया था वाइट और रेड फ्लावर्स टुगेदर, उनको समझ आ गई थी कि इवन जब एक पी प्लांट एक वाइट फ्लावर के साथ ब्रीड हो रहा है तो वो रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, और जब एक पी प्लांट एक रेड फ्लावर के साथ ब्रीड हो रहा है तब भी वो रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है. तो इससे ये जाहिर हुआ कि क्लियरली एक ट्रेट जो है इज़ डोमिनेंट ओवर अनदर वन, एंड इन दिस केस इट वाज बीइंग अ रेड फ्लावर रादर देन अ वाइट वन. So this rule actually applies to all or most genes, and it's not just for flowers, it applies to eye color, hair color, जो humans में उनकी genes में भी apply होता है.
तो डिफरेंट ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल, क्योंकि वो तो प्लांट्स देख रहे थे तो इस वजह से उन्होंने ये देखा कि कलर ऑफ फ्लावर में रेड फ्लावर वाज मोर डोमिनेंट, कलर ऑफ सीड येलो सीड वाज मोर डोमिनेंट, शेप राउंड सीड ज़्यादा डोमिनेंट थी, और उसी तरीके से ये सारी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये रिसेसिव। अब एक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस कैसे होगा? पहली बात है कि हम एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो T इज़ फॉर टॉल, और फिर जो ड्वार्फ है वो इसी कैपिटल लेटर के शॉर्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है एंड दिस इज़ अ रिसेसिव ट्रेट। तो उसने किया क्या, उसने प्योर ब्रीडिंग की दो ट्रेट्स की बेसिस पे। तो यहाँ पे वी हैव टेकन द फैक्ट के tall plants or dwarf plants. Dwarf is a recessive characteristic, short plants, or tall being tall is a dominant characteristic. तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं, इनकी गैमीट्स बेसिकली ये हैं, 2 कैपिटल टीज होंगी लेकिन है एक जैसी, और फिर एक छोटा टी होगा फॉर द ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक। जब ये मिलेंगी तो कैपिटल टी और छोटा टी, अब क्योंकि ये डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस तो यही होगा, ये सब ऑफस्प्रिंग जो पूरा F1 जनरेशन है इट इज़ टॉल। लेकिन फिर जब हम इसी F1 जनरेशन को दोबारा ब्रीड करें एक दूसरे के साथ, तो पहली बात है ये गैमीट्स ऐसे डिवाइड होते हैं ना कि ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है, ये एलील जाएगा एक गैमीट के पास और ये जाएगा दूसरा गैमीट के पास। अब ये गैमीट इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है इसके साथ और इसके साथ भी, तो ये क्रॉसिंग हो रही है, ये इनकी ब्रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे फिर जब टी बनेगा ये वाला, तो वी नो इट्स अ टॉल प्लांट दैट्स कैरिंग अ ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि अगर इसकी जीनोटाइप में हम देखें तो वहाँ पे ड्वार्फ है, लेकिन क्योंकि टॉल वाला है तो वो उसको डोमिनेट कर रहा है। फिर जब ये और ये मिक्स करेंगे तो ये टी छोटा वाला बनेगा। अब ये एक्सप्रेस हो सकता है, तो दिस विल क्रिएट अ ड्वार्फ प्लांट। और उसी तरीके से जब कैपिटल टी इट विल लुक द सेम एज दिस, लेकिन ये कोई ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक कैरी नहीं कर रहा। तो जो F2 जनरेशन है उनमें से 3 टॉल है इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइप जस्ट मीन्स कि जो एक्सप्रेस होता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, और एक जो है ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो 3:1 रेशियो में। तो अगर हम देखें एक जनरेशन में सब टॉल प्लांट्स हो सकती हैं, बट अगले जनरेशन में इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे एक ड्वार्फ प्लांट आ जाए, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट्स अक्सर मास्क हो जाते हैं इन अ कंप्लीट जनरेशन, और फिर वो स्किप करके दूसरे जनरेशन में आ जाते हैं। मेंडल्स इंटरप्रिटेशन, तो उन्होंने जब ये सब देखा कि जनरेशन्स में ये हो रहा है, तो ही प्रपोज दैट देयर आर पर्टिकुलर हेरेडिटरी फैक्टर्स, यानी कि जीन्स विच डिटर्मिन अ ट्रेट। तो एक जीन होगी, अब उस जीन के अंदर एक पेयर ऑफ फैक्टर्स है जिनको हम अब एलील्स कहते हैं। अब हर ट्रेट को ये डिक्टेट करते हैं कि वो कैसे एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टॉल एक्सप्रेस होगा और ये ड्वार्फ एक्सप्रेस होगा, और जो जीन है इट इज़ द हाइट ऑफ अ पी प्लांट जीन। तो 1 फैक्टर फ्रॉम द मदर जैसे हमने कहा, और 1 फ्रॉम द फादर, और डिपेंड होता है कौन सा डोमिनेंट है और उसी तरीके से एक्सप्रेस होगा। इधर एक और एग्जांपल है शायद आपके टेक्स्ट में, राउंड सीड वाला, राउंड सीड डोमिनेंट है तो, और रिंकल सीड रिसेसिव है, और बिल्कुल यही होता है, बस द डिफरेंस इज के राउंड सीड और रिंकल सीड। अब एक और टर्म है फॉर द जीनोटाइप। अब इसका जो जीनोटाइप है और इसका भी जीनोटाइप, दे आर होमोजाइगस। अब इसका मतलब ये है, होमोजाइगस जीन में दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं, ये देखें एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, लेकिन ये इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस जीन, क्योंकि हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो एक टॉल एलील है और एक शॉर्ट एलील है, तो वी कॉल दिस हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट तरह की एलील्स हैं। तो जब उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग की है, ट्रू ब्रीडिंग इज़ बेसिकली जब हम प्योर यानी कि जो होमोजाइगस वाले हैं इंडिविजुअल्स, उनको जब हम ब्रीड करते हैं, व्हेन दे आर होमोजाइगस फॉर अ ट्रेट। सेपरेशन ऑफ एलील्स,
तो जैसे मैंने कहा 2 एलील्स होती हैं हर जीन में और ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ताकि एक एलील सिर्फ एक पेरेंट से पास हो टू द ऑफस्प्रिंग वाया द गैमीट। तो एंड पे ऑफस्प्रिंग एक एक इनहेरिट करेगा और उसमें भी 2 एलील्स आ जाएंगी। रिमेंबर कि गैमीट और जो बाकी सेल्स हैं वो डिफरेंट है। आपकी बाकी सेल्स बॉडी में उनमें एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं, लेकिन एक गैमीट में हाफ होता है एंड दिस हाफ इज बिकॉज अ गैमीट हैज़ टू फ्यूज विद अनदर गैमीट टू क्रिएट अनदर होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑफस्प्रिंग। अगर गैमीट में उतने ही क्रोमोसोम्स होते जितने सेल में होते हैं तो फर्ज करो कि अब एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक तरफ से आ रहा है, एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दूसरी तरफ से आ रहा है। जब ये फ्यूज होंगे तो द ऑफस्प्रिंग विल हैव डबल द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो उसके पेरेंट के पास था और इसी तरह होता जाता जनरेशन टू जनरेशन। तो टू कीप द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स द सेम, सिर्फ गैमीट्स में जो कि फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन उनमें हाफ द नंबर होती हैं, तो उनमें सिर्फ एक एक एलील होता है। और रिमेंबर कि फर्टिलाइजेशन रैंडम होती है। ह्यूमंस में कोई भी स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज कर सकता है, इसमें कोई यू कांट चेंज कि कौन सा करेगा। तो अ स्पर्म विद 1 allele will fuse with an egg which will have an allele for the same trait. The offspring has 2 alleles per trait and can be homozygous or heterozygous. अगर उसके दोनों मामा पापा के पास फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे अगर ये भी टॉल था और ये भी होमोजाइगस टॉल था तो इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगी उनके पास होमोजाइगस टॉल होगा। तो इट डिपेंड्स कि पेरेंट्स या जो गैमीट्स हैं उनमें कौन सा था। तो इफ़ द गैमीट्स हैड द सेम एलील्स फिर होमोजाइगस होगा ऑफस्प्रिंग फॉर दैट ट्रेट, और अगर गैमीट्स के पास डिफरेंट एलील्स थे तो वो हेट्रोजाइगस होगा अगेन फॉर दैट ट्रेट या जीन। मेंडेल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वही बात है कि एलील्स सेपरेट व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड। ये बस एक थोड़ा सा विजुअल फॉर्म है। तो दिस वाज द पेरेंट सेल लेट्स से, ये फिर मायोसिस के दौरान डिवाइड हुआ टू फॉर्म गैमीट्स, ठीक है। तो अब एक एलील एक सेल के पास जाएगा और इसको अब हम गैमीट कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक एलील है। और इसी तरीके से ये भी डिवाइड होता है ऐसे और ये भी डिवाइड होता है। तो दीज आर एक्चुअली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये वाला प्लांट जो है हेट्रोजाइगस था, उसमें राउंड सीड भी था, रिंकल सीड वाली एलील भी थी। दिस वाज होमोजाइगस फॉर राउंड सीड और ये है होमोजाइगस फॉर रिंकल सीड। डाइहाइब्रिड क्रॉस, अब हम यही बात लेके चलेंगे राउंडनेस की, द राउंडनेस ऑफ अ सीड। तो राउंडनेस और कलर ऑफ सीड्स, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये होता है कि हम देखते हैं 2 इंडिविजुअल्स जो हेट्रोजाइगस होते हैं 2 ट्रेट्स के लिए। अब ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं फॉर राउंडनेस ऑफ अ सीड एंड कलर ऑफ अ सीड। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं आर और वाई, लेकिन जो बड़ा आर है दैट्स राउंड वाला और छोटा आर है रिंकल्ड, बिग वाई इज येलो एंड द लिटिल वन इज ग्रीन। ये इनकी दोनों की फिनोटाइप ये है राउंड और येलो, लेकिन इनके अंदर दूसरे ट्रेट्स भी छुपे हुए हैं जो रिसेसिव हैं। तो जब हम इनको क्रॉस करते हैं हम देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होगी। अब होता है ये, जब आप इनको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑलमोस्ट उसकी तरह आप करते हो तो आपको नज़र आ जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हर एक जीन का एक एलील जाएगा इन ए गैमीट, तो इस गैमीट में बड़ा आर है और बड़ा वाई, और इस गैमीट में बड़ा आर और छोटा वाई, और फिर इस गैमीट में छोटा आर, यानी कि हर कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो हम इनको जब क्रॉस करते हैं तो हमने हर कॉम्बिनेशन देखनी है कि कौन कौन सी हो सकती है। तो इसमें यह होता है कि अगर 2 इंडिविजुअल्स दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर राउंडनेस एंड कलर ऑफ सीड्स, उनका फिनोटाइप रेशियो ये है 9:3:3:1। तो 9 होंगे जो राउंड एंड येलो होंगे,
3 होंगे जो राउंड और ग्रीन या रिंकल्ड एंड येलो, और 1 होगा जो रिंकल्ड और ग्रीन हो। रिंकल्ड एंड ग्रीन मीन्स कि उसने दोनों जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे बीइंग रिंकल्ड एंड ग्रीन, उस एक ही ऑर्गेनिज्म में वो दोनों आ गए हैं। तो उसका चांस बहुत ही कम है कि रिंकल्ड भी आ जाए और उधर से वो ग्रीन भी हो। देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि वो रिंकल्ड हो लेकिन येलो, क्योंकि येलो तो डोमिनेंट है दूसरे जीन का, और उसी तरीके से राउंड और ग्रीन। लेकिन द मोस्ट कॉमन वन इज़ ऑब्वियसली राउंड एंड येलो, क्योंकि दीज आर बोथ डोमिनेंट ट्रेट्स। तो when two contrasting pairs of traits are followed in the same cross, their alleles assort independently into gametes. यही है law of independent assortment. Null hypothesis and probability. Null hypothesis ये है कि हम कहते हैं कि इस चीज़ से इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के बीच में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, देयर इज़ नो कॉरेलेशन। दैट इज़ अ नल हाइपोथेसिस, और ये हम तब स्टेट करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब अगर वो प्रूव रॉन्ग हो जाए तो इसका मतलब है कि दो चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक है, दो डिफरेंट डेटा के दरमियान। लेकिन अगर वो सच प्रूव हो तो दैट मीन्स दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस या डेटा या जो भी आप रिसर्च कर रहे हो। तो लाइक आई सेड, इट्स ईदर सपोर्टेड और डिसअप्रूव्ड आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ एन इवेंट टू टेक प्लेस। अब अगर हम वापस आप देखें तो F1 जनरेशन में ये द प्रोबेबिलिटी F2 की जनरेशन में जो प्रोबेबिलिटी है कि F1 को जब आप क्रॉस करोगे उनकी ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ होगी, इट इज़ 1/4, क्योंकि 1 out of 4 ऑफस्प्रिंग विल बी ड्वार्फ। दैट्स द चांस कि कोई ड्वार्फ प्लांट हो। और जो टॉल प्लांट का प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 3/4. Up to find out the probability of two different traits occurring at the same time, जैसे राउंड और येलो सीड दोनों at the same time occur कर रहे हो, तो you have to multiply the probabilities together. तो 3/4 is the chance of a round seed, और क्योंकि येलो सीड का भी ट्रेट इसी तरीके से है, वो भी डोमिनेंट है, तो उसका भी एक F1 जनरेशन में इनहेरिट होना भी 3/4 का चांस है। हम 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 करेंगे, इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जब भी टू इवेंट्स टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम, आप उन प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हो। तो 3/4 टाइम्स 3/4 इज़ 9/16, और ये हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 प्लांट्स हैं जो कि राउंड और येलो हो, out of 9 + 3 + 3 + 1 which is 16. So it's 9/16. Types of dominance. Complete dominance. इसमें यह होता है कि जब एक एलील दूसरे एलील को कम्प्लीटली मास्क करे, जैसे यही राउंड सीड, यानी कि अगर इसका जो जीनोटाइप है वो बड़ा R और छोटा R हो, हमें सिर्फ एक राउंड सीड नज़र आएगी फिनोटाइप में। सो दैट्स कंप्लीट डोमिनेंस। तो फंक्शनली वो इंडिविजुअल सेम है एज अ होमोजाइगोट फॉर दैट ट्रेट, यानी कि अगर बड़ा R हो और बड़ा R छोटा R हो, हमें दिखने में वो सीड वैसी ही दिखेगी राउंड। इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस में ये होता है कि दो एलील्स एक्सप्रेस्ड होते हैं टू सम एक्सटेंट, यानी कि एक ब्लेंड होती है। वी कैन सी दिस विद मे बी लाइक हेयर कलर, तो हो सकता है कि कोई ब्लैक और या फिर डार्क ब्राउन और ब्लॉन्ड हेयर मिक्स करके कोई ऐश ब्राउन सा कलर बनाए, तो दिस ब्लेंड इज कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस। यानी कि रेड और वाइट फ्लावर्स को अगर हम ब्रीड करें और पिंक फ्लावर्स बने, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेट्स हैं ये पार्शियल डोमिनेंस दिखाते हैं ये एलील्स। हेयर कलर और हाइट भी, ये दोनों कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑफ दिस। अब को डोमिनेंस, ये इसके साथ आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इस एग्जांपल से आपको याद रहेगा। दोनों एलील्स फुली एक्सप्रेस्ड होते हैं। देखो रेड और वाइट फ्लावर्स अगर वो को डोमिनेंट पैटर्न में हो
तो वो रेड और वाइट पैचेस प्रोड्यूस करेंगे ऑफस्प्रिंग में। यानी कि कोई पिंक नहीं है, कोई ब्लेंड नहीं है, कुछ जगह कंप्लीटली रेड होगा और कुछ जगह कंप्लीटली वाइट। मल्टीपल एलील्स, these are more than 2 types of alleles for a particular gene in a population. जैसे eye color के लिए there are more than 2 types of alleles for the eye color gene. हमें पता है कि eye color सिर्फ 2 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि जीन म्यूटेशंस होती हैं। Blood group is another very good example. Gene linkage, This is the physical relationship between genes. अब हमें पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ज़्यादा जीन्स होती हैं, तो पर्टिकुलर एलील्स फॉर डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर। कभी कभार एक चांस है कि कुछ एलील्स हैं वो इकट्ठे एक ही गैमीट में चले जाएं, एंड दिस इज़ मोर लाइकली टू हैपन व्हेन जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये टिपिकली नहीं होता है क्योंकि टिपिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही हो रही होती है क्रोमोसोम्स की, लेकिन कुछ एलील्स डिफरेंट जीन्स की साथ इनहेरिट होती हैं, वो एक ही गैमीट में चली जाती हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ अ मेजर ऑफ जेनेटिक लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी क्रोमोसोम उसमें क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो वो अपना एक जीन दूसरे क्रोमोसोम के साथ स्वैप करता है, वो हम अभी देखेंगे। तो that creates recombinant chromosomes. So it gives an estimation of how far apart genes are on chromosomes. ये इसका जो function है ये है। The maximum recombination frequency for any 2 genes is 50%. क्योंकि इससे ज़्यादा हो तो it means कि independent assortment से ज़्यादा ये recombination हो रही है, ये जो genetic linkage वाली चीज़ है। Crossing over, ये इतना occur नहीं होता है, ये बहुत कम अकर होता है। नॉर्मली जो हमने कहा था कि बीच में से ऐसे स्प्लिट होता है और ये एक गैमीट में चला जाता है, दूसरा दूसरी गैमीट में, वो इसी तरीके से होता है। इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ टाइम्स ये क्रॉसिंग ओवर भी होती है। इस तरीके से एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के आर्म के साथ क्रॉस ओवर होता है और ये स्विच होते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को या जीन को। अब जो इसके पास एलील थी वो अब इस क्रोमोसोम में चली गई और जो इसके पास थी वो अब इस क्रोमोसोम पे चली गई, तो इससे ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है एक स्पीशीज़ में। तो if a pair of individuals were crossed multiple times, the COV is the percentage of the total offspring that will have recombinant chromosomes. तो अगर हम बार बार एक ही pair of individuals को बार बार हम उनको ब्रीड करें या क्रॉस करें, तो ये अगर हम उनकी ऑफस्प्रिंग देखें टोटल लेट्स से 100 हैं, उनमें से कोई 6 या 7 होंगे जिनके पास ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हैं, जिनके साथ ये क्रॉसिंग ओवर हुई है। यानी कि 90% ऑफ द टाइम क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो COV यानी कि द क्रॉसिंग ओवर वैल्यू, या इसको हम परसेंटेज कह सकते हैं, इट्स द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स, यानी कि द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट हैव रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफस्प्रिंग टाइम्स बाय 100। तो इससे हमें पता चलता है कि एज अ परसेंटेज कितने इंडिविजुअल्स के पास के साथ क्रॉसिंग ओवर हुई थी या उनमें रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स आ गए हो। इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड सेक्स लिंकेज। अब इनहेरिटेंस पैटर्न्स हम सिर्फ इधर देखेंगे कि जो एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है। अब पहली बात है कि आपको पता ही होगा मेल और फीमेल्स जो होती हैं उनकी गैमीट्स में XX होते हैं या XY होती हैं। अगर XX हो तो दैट्स गोना बी अ फीमेल और XY हो तो दैट्स अ मेल। अब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक फीमेल के पास 2 एक्सेस हैं, तो अगर कोई रिसेसिव ट्रेट हो यानी कि कोई डिजीज़ हो तो वो रिसेसिवली इनहेरिट हो रहा हो, तो एक फ़ीमेल उसकी कैरियर हो सकती है, नेसेसरी नहीं है कि उसमें वो एक्सप्रेस हो। लेकिन अगर एक मेल वही रिसेसिव ट्रेट इनहेरिट करे तो उसके पास कोई सेकंड चांस नहीं है, क्योंकि जो उसका दूसरा क्रोमोसोम है वो है Y, तो उसके ऊपर वो जीन नहीं होती, तो उसका सीधा वो रिसेसिव डिजीज़ एक्सप्रेस हो जाएगी। तो ओनली X क्रोमोसोम्स हैव एलील्स फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स। Y के पास मोस्टली जीन्स नहीं होती हैं।
तो X कैन हैव डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर रिसेसिव हो तो वो मेल्स के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मेल्स ओनली हैव 1 X क्रोमोसोम, तो रिसेसिव एलील्स कैन नॉट बी मास्क्ड। लेकिन जो डॉटर्स हैं या जो फीमेल्स हैं उनके पास 2 X क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर वो एक पेरेंट से इनहेरिट करे दूसरे पेरेंट से, तो रिसेसिव एलील्स तभी एक्सप्रेस होंगी अगर दोनों पेरेंट्स में वो डिजीज़ हो, तो इफ़ वन इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। तो रिसेसिव जो एक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं, दे आर ड्यूकन मस्कुलर डिस्ट्रफी, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेल्स में ही ज़्यादा, 90% जो है वो मेल्स में होता है, फीमेल्स में ये बहुत रेयर है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न। तो जो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, इसमें यह होता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वो विमेन में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि दे हैव 2 X क्रोमोसोम्स whereas males only have 1, तो दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ इनहेरिटिंग एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ या ट्रेट, क्योंकि उनके पास वो काइंड ऑफ 2 X क्रोमोसोम्स हैं, किसी एक के पास आ सकता है। ओनली 1 कॉपी इज़ नीडेड टू कॉज द डिजीज़, इसलिए ये ज़्यादा कॉमन है विमेन में। तो अगर हम ये देखें, दिस इज़ ये हम रिसेसिव का देख रहे हैं कि रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो ये एक डिजीज़ है, लेट्स से ये हीमोफीलिया, ठीक है। ये नॉर्मल मदर हो और एक अफेक्टेड फादर हो, तो एज यू कैन सी जो सन्स हैं वो नॉर्मल होते हैं। ये इसलिए है क्योंकि फादर के पास डिफेक्टिव जीन है, और ये जो एक्स है फादर कभी सन्स को नहीं देता, वो सिर्फ अपना वाई देता है, और जो मदर है वो अपना एक्स देती है। इस केस में मदर नॉर्मल है तो दोनों सन्स नॉर्मल होंगे, ना कैरियर होंगे और ना डिजीज। लेकिन जो डॉटर्स हैं उन्होंने एक इनहेरिट किया फादर से, और फादर के पास है ही एक एक्स क्रोमोसोम जिसके ऊपर डिजीज़ है, तो उन दोनों के पास ये डिजीज़ आ चुका है। लेकिन क्योंकि मदर के पास नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है तो दूसरा नॉर्मल है, एंड बिकॉज दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट इट विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड। लेट्स से ये एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट था, फिर तो डॉटर्स दोनों अफेक्ट होती है और जो सन्स थे वो एस्केप यानी कि वो नॉर्मल होते हैं। एंड अगेन इट्स बिकॉज इनके पास आना ही है एक एक्स क्रोमोसोम हर एक पेरेंट से। तो खैर अगर हम रिसेसिव का देखें तो आगे लेट्स से ये जो डॉटर थी वो अब एक मदर बन गई, तो शी इज़ अ कैरियर। तो अगर इसकी क्रॉसिंग हो एक नॉर्मल फादर के साथ, इनकी डॉटर जो है एक नॉर्मल होगी और एक कैरियर होगी, लेकिन कोई भी अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि अगेन इसके पास एक नॉर्मल फादर है तो वो अपना नॉर्मल एक एक्स क्रोमोसोम दोनों को देगा। लेकिन क्योंकि फादर वो एक वाई क्रोमोसोम दे रहा है सिर्फ, तो उनका 1 in 2 चांस है कि जो सन है उसके पास वो डिजीज़ आ जाए, क्योंकि 1 of the 2 chromosomes of the mother इज़ डिफेक्टिव और ये एक्स क्रोमोसोम जाएगा किसी सन के पास। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, अब मैंने बताया था कि मेल्स में सिर्फ वाई क्रोमोसोम होती है, तो जो भी ट्रेट्स इनहेरिट होती हैं थ्रू वाई क्रोमोसोम्स या जो डिजीज़ इनहेरिट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स को ही होती हैं। फॉर एग्जांपल मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज़ कैरिड ऑन द वाई क्रोमोसोम। That's all for today's lecture. Thank you for listening, and remember to attempt all the MCQs and look at the material on tabiuracademy.com.